हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स का जेई मेन और एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन 2012 तक आपको देखिएगा तो ये ट्रिपल ई के रूप से आता था। उसके बाद आपको जेई मेन में कन्वर्ट हो गया यही क्वेश्चन। तो 2002 में आपको काइनेमेटिक्स से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने है। अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight will be. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आपको कि एक बॉल है उसको आप प्रोजेक्ट किया हो तो ये हो गया y, ये हो गई x और इस तरह से प्रोजेक्ट किए हैं। एंगल है 45 डिग्री का, यहाँ पर इसका u है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E है यहाँ पर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E है तो क्या लिखेंगे 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नाम ई डैश है। यहाँ पर स्पीड क्या होता है u cos थीटा होता है, क्लियर है। तो ई डैश जो आपको होगा स्पीड वो मिलेगा 1/2 m यू डैश इसका स्क्वायर, ये यू डैश है। तो ई डैश इज इक्वल टू 1/2 m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ई डैश इक्वल टू 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 m यू स्क्वायर इंटू 1/√2 इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गया e और ये हो गया क्या है 2। तो ई डैश आ गया e/2 और ये आंसर हो गया, क्लियर है। इस जगह पर स्पीड निकालो, ये मिल गई तो स्पीड निकल गई तो उसका मास है m, तो यहाँ भी मास m ही होगा, कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से करके फ्रॉम अ बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B downwards both vertically with the same speed. If VA and VB are the respective velocities on reaching the ground, then VB greater than VA, VA बराबर VB, VA VB और ये तो आंसर क्या होगा B होगा। क्योंकि किसी भी पार्टिकल को जब आप एयर में प्रोजेक्ट करते हो ना तो उसकी जो स्पीड होती है वो सिर्फ एक बात पे ही डिपेंड करती है, वो है हाइट पे डिपेंड करती है। अब मान लीजिए कि एक को नीचे फेंक दिए और एक को ऊपर फेंक दिए सेम स्पीड से, कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो भी ए हो गई और इसकी स्पीड फाइनल क्या होगी भी भी हो गई। तो अगर भी ए आप लिखोगे तो क्या लिखिएगा भी ए इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2GH। तो भी ए इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2GH। भी बी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो भी बी इज इक्वल टू हो गई यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू भी बी आ गई बिकॉज ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट, बिकॉज ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट। बच्चों हाइट पे डिपेंड करती है, सही बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, a car moves with speed 50 km/h can be stopped brakes after 6 मीटर। 6 मीटर के बाद वो रुक गई। if the same car is moving at the speed 100 km/h the minimum stopping distance। तो सबसे पहली बात कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो देखो कंडीशन क्या है कि भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS स्टॉप हो जाती है 0 और ब्रेक लगाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा
निगेटिव। सोल्व करेंगे 0 यू स्क्वायर 2 माइनस ए इंटू एस, यू स्क्वायर माइनस 2as 0, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो याद रखो, इसको बार बार यूज करेंगे। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, तो s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो सवाल में ये है कि u1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर और u2 दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो जब 50 किलोमीटर पर आवर था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 मीटर था, तो 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सॉरी 12 होगा, कैलकुलेट कर लिए। S1 इक्वल टू दिया हुआ है 6 किलोमीटर, सॉरी 6 मीटर दिया हुआ है, तो S2 आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। S1 6 रखेंगे, S2 कैलकुलेट करना है। U1 50 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? 100 है और इसका स्क्वायर है। इसको क्या लिखेंगे? 6 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर 24 होगा। तो 6 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, तो S2 इज इक्वल टू हो गया 24 मीटर। ये हो गया आंसर। याद रखेंगे, इसको बार बार मैं यूज करूँगा। किसको? ये वाला फार्मूला, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो हो गया आपको 24 मीटर। कह रहा है कि a body playing on the roof, sorry, a boy playing on a roof of a 100-meter high buildings throw a ball the speed 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? From the ground, याद रखना भाई। इसमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है। मतलब इसका समझिए ऐसे कि एक टावर है, ये हो गया टावर। इसमें कन्फ्यूजन है, ध्यान देना। ये हो गया 10 मीटर का टावर हो गया, और यहाँ पर एक्सिस मानो y, ये हो गई एक्स एक्सिस। इससे किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, कुछ वेलोसिटी होगी u, और ये हो गया कुछ एंगल। क्या है एंगल भाई? एंगल है 30 डिग्री। एंगल है 30 डिग्री और u है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो कह रहा है कि रेंज बताना है। तो अब बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये वाला रेंज ऐसे बॉल जाएगा ना, ये बॉल ऐसे जा रहा है ना, प्रोजेक्ट किया है तो ऐसे, तो बच्चों के नज़र में आता है ये वाला रेंज। नहीं नहीं नहीं, ये वाला रेंज नहीं पूछा है। कह रहा है कि एबव द ग्राउंड 10 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ये वाला रेंज, मतलब वही जो सिंपल वाला होता है फार्मूला। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बटे जी। R इक्वल टू यू कितना हो गया? 10 इंटू 10 साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बटे 10। तो R इज इक्वल टू 10, एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन 60, तो ये हो जाएगा 10 √3 डिवाइड बाई 2। इसको लिखेंगे 10 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो R इक्वल टू मिलेगा 17.32। फिर इसको सोल्व करें डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, और फिर ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा फिर 6, 8.66 मीटर, 8.66 मीटर, तो 8.66 मीटर ये वाला आंसर होगा। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको और आसानी से सोल्व होगा। द coordinates of the moving particles at any time t are given x is equal to alpha tq and y is equal to beta tq. The speed of the particle at time t is x बराबर अल्फा टी क्यू और y बराबर बीटा टी क्यू। मुझे निकालनी है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू और y इक्वल टू बीटा टी क्यू।
तो मुझे वी एक्स निकालना पड़ेगा। वी एक्स कैसे निकलेगा? डी एक्स अपन डी टी, सिंपल है, 3 अल्फा टी स्क्वायर। फिर क्या निकालना होगा? वी वाई डी वाई अपन डी टी। क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 3 बीटा टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो फिर क्या होगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर इसका स्क्वायर और प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो फिर क्या होगा भाई? v का मॉड इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? तो 3 टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहे कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। h मीटर से किसी बॉल को गिराया जा रहा है, टाइम लग रहा है, सॉरी, इट टेक्स 30 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो 30 सेकेंड में ग्राउंड पर छोड़। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3? बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 कह रहा है कि h हाइट से किसी बॉल को गिरा रहे हैं तो t सेकेंड लेता है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपको h मीटर है टी सेकेंड पर। अब कह रहा है कि t/3 पर पोजीशन बतानी है, t/3 पर। तो h का हो गया, h डैश निकाल रहा हूँ, h डैश। तो 1/2 यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। h डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 जी और t/3 इसका स्क्वायर। तो h डैश इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर इंटू 1/9। तो h डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? h डैश इज इक्वल टू होगा, इसको h पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? h। तो h/9 हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर से है, फ्रॉम टॉप, ऊपर से ब्लॉक आ रहा है ना, तो ऊपर से इतना मीटर चला है। तो नीचे से क्या होगा? फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। तो उसका हम नाम दे देते हैं कुछ h1 नाम दे देते हैं। तो क्या होगा? ग्राउंड से h माइनस h डैश, तो h माइनस h/9, 8h/9। तो देखो जब नीचे से कहेगा तो 8h/9 हो जाएगा, और जब ऊपर से पूछेगा तो h/9 होगा। अब जो भी आदमी देखेगा वो तो नीचे से देखेगा ना, तो ज़्यादा चांस है कि ये पूछा होगा, है ना भाई? तो देखो 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो यही आंसर हो गया। अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी सिंपल है। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ए एंड बी के बीच आपको एंगल बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ होगा 2 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके तो क्या मिलेगा? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं होगा। तो फिर 0 होगा क्या? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई।
तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, पाई। तो ये हो गया आंसर।